हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, भैंसों में अक्सर देखा गया है कि लोग दूध निकालने से पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं। मैं भी जब छोटा था, हम लोग रुड़की में रहते थे, तो मैं भी दूध लेने जाता था ऐसे डेयरी पर। भैंसों की डेयरी थी वो, तो वहाँ पर जो अंकल दूध निकालते थे, तो मैं देखता था कि वो उस दूध निकालने से पहले एक वायल तोड़ते थे और इंजेक्शन लगाते थे भैंस के, और तुरंत ही अपनी बाल्टी रखकर दूध निकालना शुरू कर देते थे। कई बार ये भी देखता था कि कुछ भैंसों को वो बैठ के सहलाते थे, उनके थन धोते थे, बछड़ा बंधा रहता था। और कई भैंसों में ऐसा होता था कि वो कोई बछड़ा वगैरह नहीं होता था और हर एक बार उसमें इंजेक्शन लगता था। तो वहाँ पर दूध भी ये करके मिलता था, मतलब जो बिना इंजेक्शन वाला दूध होता था वो थोड़ा महंगा था, इंजेक्शन वाला थोड़ा सस्ता था। तो खैर ये पुरानी बात है। तो हर जगह, मतलब जहाँ भैंसें होती हैं वहाँ पर ऑक्सीटोसिन की लोग इसे इस्तेमाल करती हैं। हालांकि ये बैन है ना, और एनिमल के ऊपर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसकी ज़रूरत को कैसे कम किया जा सकता है, ये एनिमल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, एक तरीके का प्रोटीन जिसमें कम अमाइनो एसिड होते हैं, उन्हें पेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्टाइड से मिलके प्रोटीन बनते हैं। तो एक नोना पेप्टाइड है। नोना पेप्टाइड का मतलब है इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है। इसमें 2 सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक बॉन्ड बन जाता है जिसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, और ये ब्रेन से निकलता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वहीं से वही इसका मेजर सोर्स होती है और वहीं से ये निकलता है। एक सर्वे इंडिया में किया गया जिसमें ये देखा गया है कि जो 65% जो फार्म्स होते हैं जिनमें सर्वे हुआ, जिन फार्म्स में, वो लोग अपनी भैंस के लिए कंसंट्रेट फीडिंग का मतलब यूज़ करते हैं मिल्क लेट डाउन को इम्प्रूव करने के लिए। मिल्क लेट डाउन का मतलब है जो दूध, मिल्क लेट डाउन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से मतलब जिसमें जो दूध होता है वो एल्वियोलस से होता हुआ और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अडर के, उनमें से होता हुआ टीट में से बाहर निकलता है। तो मिल्क लेट डाउन के लिए लोग 65% लोग कंसंट्रेट यूज़ करते हैं, और लगभग 13% लोग जो मिले वहाँ पे, या 13% फार्म्स जो मिले, एनिमल्स मिले, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन्स यूज़ होते हैं। तो 13% एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, मतलब जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर भैंसों के अंदर ही होता है, गाय के अंदर ऑक्सीटोसिन वगैरह की इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। प्रेग्नेंट जो एनिमल दूध देते हुए एनिमल्स होते हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो मेल्स के अंदर, या जो नॉन ग्रेविड फीमेल्स हैं, मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन के जो नेचुरल कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर, वो काफ़ी कम होती है। और एक जो रोल होता है ऑक्सीटोसिन का, वो कॉर्पस लूटियम के रिग्रेशन में भी हमें देखने को मिलता है। कॉर्पस लूटियम का स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरी के अंदर बनता है। तो आप अगर मेरी पिछली प्रेजेंटेशन देखेंगे जो मैंने ईस्ट्रस साइकिल के ऊपर बनाई थी, उस प्रेजेंटेशन में मैंने कॉर्पस लूटियम वगैरह के बारे में अच्छे से बताया है। तो क्योंकि कॉर्पस लूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, P4 हार्मोन कहते हैं उसे, और वो प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है। तो अगर प्रेग्नेंट नहीं होता है एनिमल, तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस कर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने में ऑक्सीटोसिन का रोल रहता है। तो अगर तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो 2 प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो क्या है? एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। मायो का मतलब होता है मसल से, मसल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे भी मायो वर्ड आए तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन वो वाली सेल कर रही है। मायोकार्डियल सेल, मायोएपिथेलियल सेल, मायोमेट्रियल सेल, तो जो जहाँ पर भी मायो आता है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो उनमें संकुचन होता है। तो मायोएपिथेलियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए
ऑक्सीटोसिन का मेन यूज़ होता है। ये क्या करती हैं, जो अडर्स के अंदर एल्वियोलाई होती है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें दबाती हैं, जिसके वजह से उनमें से दूध निकल कर आता है। और दूसरा काम ऑक्सीटोसिन का ये होता है कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होती है उसकी यूट्राइन मायोमेट्रियल, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियल सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और अब उसके कॉन्ट्रैक्शन से वो बच्चे को बाहर फेंक देती है, मतलब बाहर पुश करती है, जो यूट्रस होता है वो बाहर पुश करता है। तो मायोमेट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है और मायोपिथेलियल सेल्स के लिए। मायोपिथेलियल सेल्स कहाँ होती हैं, अडर के अंदर। तो आइए अब हम सबसे पहले और बातें जानने से पहले अडर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो थन होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब माइक्रोस्कोपिकली वो कैसे अंदर से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है अडर की, वो होती है एल्वियोलस। एल्वियोलस का मतलब होता है गुब्बारे नुमा, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे एल्वियोलस कहते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये चारों तरफ यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल। तो ये जो खाली स्पेस है जहाँ पर ये आपको हरे हरे वो दिख रहे हैं डॉट्स, ये क्या है, ये ल्यूमेन है, मतलब ये खाली जगह है। यहाँ से जो भी कुछ मटेरियल होता है इन वाली सेल्स में से, जो रेड रेड सेल्स हैं ये सारी की सारी, इनमें से जो भी मटेरियल बन रहा है वो यहाँ पर मिल्क के रूप में आता है, बीच में आकर जमा हो जाता है। इन सेल्स के अंदर से कहाँ से आता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं इसके चारों तरफ, उन सेल के अंदर से उन ब्लड के अंदर से एपिथेलियल सेल्स में आता है, वहाँ से ल्यूमेन में आता है। ये जो नीली वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो लाइन है ये मायोएपिथेलियल सेल्स हैं। तो जब मिल्क लेट डाउन होना होता है तो मिल्क यहाँ पे आके जमा हो गया है, तो ऑक्सीटोसिन आता है और इस मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उन पे आके वो बाइंड होता है और इनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि ये इससे पिचक जाता है, मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से फिर दूध बाहर निकल आता है। तो कई सारे एल्वियोलस मिलके एक लोब्यूल बनाते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, कई सारे एल्वियोलस हैं, तो ये मिलके एक लोब्यूल बनाते हैं। तो यहाँ से जो मिल्क आता है वो इस जगह पर यहाँ पर जमा हो जाता है। कई सारे लोब्यूल मिलकर एक लोब बनाते हैं। तो यहाँ से जो मिल्क आया इन सभी लोब्यूल्स में से वो आके इंटरलोबुलर डक्ट में जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो जाता है, फिर ये यहाँ से बाहर निकलता है। तो कई सारे लोब मिलकर फिर क्या बनाते हैं, एक क्वार्टर बनाते हैं। तो दूध एल्वियोलस से लोब्यूल होते हुए, लोब में से होते हुए, मतलब एल्वियोलाई में ही रहा है, एल्वियोलस में ही रहा है, लेकिन वो कई सारा जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से इंटीग्रेटेड होता है। तो दूध अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वो सिस्टम में आता है। तो क्वार्टर कौन से होते हैं, जो हमारा अडर होता है उसमें 4 थन होते हैं, 1 2 3 और एक इधर की तरफ होगा 4। तो हर एक टीट जो होता है, जो टीट होता है वो एक क्वार्टर से जुड़ा रहता है। तो ये सारे क्वार्टर लाकर अपनी जो दूध है वो कहाँ जमा करते हैं, सिस्टर्न के अंदर जमा करते हैं। एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, उसके अंदर जमा मतलब होता रहता है, फिर वहाँ से ये टीट के ज़रिए से ये बाहर निकल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑक्सीटोसिन का काम कहाँ पे होता है, मेनली ऑक्सीटोसिन का काम इस स्ट्रक्चर में होता है, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर ऑक्सीटोसिन जाकर बाइंड होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अगर हम इसे मायोएपिथेलियल सेल्स के डेवलपमेंट को देखें तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान अडर्स बड़े होते हैं, जो उसके थन होते हैं वो डेवलप करते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेलुलर डेवलपमेंट होता है आगे, क्योंकि दूध बनाना होता है उसे अडर को। तो उसी दौरान एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से मायोएपिथेलियल सेल्स उसमें जनरेट होती हैं अडर्स के अंदर, और ये जो डक्ट्स की लाइनिंग है उसे भी सराउंड करती हैं और एल्वियोलाई को भी सराउंड करती हैं। मतलब जो डक्ट्स हैं उसी के अंदर दूध रह जाए,
है ना। तो डक्ट्स के चारों तरफ भी मायोएपिथेलियल सेल रहती हैं, तो डक्ट्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। तो ये यहाँ पर उनके ऊपर, उन सेल्स के ऊपर, एल्वियोलाई और मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की प्रेजेंस होती है, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया ब्रेन का पार्ट। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होती हैं, SON और PVN न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ से जो है वो ऑक्सीटोसिन यहीं पर बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये ब्रेन का पार्ट है। यहाँ से बाहर आता है और जाकर मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क लेट डाउन या मिल्क के निकलने को ये स्टिमुलेट करता है, गवर्न करता है। इसी तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, वो दूध को की सिंथेसिस में और उसके सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से सकलिंग रिफ्लेक्स जाता है, जब बछड़ा होता है वो यहाँ पे टीट में मुंह लगाता है तो यहाँ से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तो वो सीधा का सीधा ब्रेन में जाता है, PVN और SON न्यूक्लियस में। वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं और दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो ये PRL का और ऑक्सीटोसिन का, मतलब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन है। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन है दूध को की सिंथेसिस करना, दूध को बनाना, दूध को बढ़ाना। जो आपकी ये हर्ब्स वगैरह आती है ना लिक्विड कैल्शियम में, शतावरी है या फिर और भी कुछ हर्ब्स इसमें डालते हैं, मेथी वगैरह या सफ़ेद ज़ीरा, ये सब प्रोलैक्टिन के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाती हैं, जिससे दूध बढ़ता है। जीवंती होती है उसमें, आपने देखा होगा कभी, जीवंती भी होती है। तो ये इनसे ये माना जाता है कि ये सब प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं ये जो भी डाला जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन का आपको फंक्शन बता ही दिया है। तो जो स्क्वीजिंग होती है मिल्क की एल्वियोलाई से या उसकी डक्ट से, और उसके साथ जो दूध निकलता है अडर से, उस सब को हम क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन कहते हैं। अब ये होता कैसे है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के थ्रू काम करता है। दो सर्किट्स होते हैं, एक न्यूरल सर्किट होता है ब्लड के अंदर, न्यूरल का मतलब है जो उसकी नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो होता है, और एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोनल सिस्टम। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जो बछड़ा होता है वो सकलिंग करता है, मतलब गाय के थन में अपना मुंह लगाता है, तो वो एक न्यूरल इम्पल्स सेंड करता है, मतलब एक उसके ज़रिए से एक नस में से एक सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए ब्रेन तक। जब वो ब्रेन में चला जाता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से डायरेक्ट रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन का। तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन निकल के आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये ब्लड के अंदर आ जाता है जनरल सर्कुलेशन में, और तुरंत ये आपका उसमें जाके आपके अडर्स में जाता है और ब्लड को थनों को में दूध को इजेक्ट करना या दूध का जो लेट डाउन है वो शुरू कर देता है। और इसकी जो अवधि रहती है वो लगभग 7 से 8 मिनट तक रहती है, और उतने टाइम में ही वो खाली ऑक्सीटोसिन काम करता है। तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन में, ब्रेन को पता चलेगा कि बछड़ा जो है वो दूध पी रहा है, तो वो यहाँ से ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ करके ब्लड में भेजेगा, वो फिर थनों में जाएगा और थनों में जाके मिल्क लेट डाउन या मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे दूध जो है वो निकल कर नीचे आएगा। जब वो टीट को सक करेगा तो उसमें से दूध उसे मिल जाएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरीके से काम करता है। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जस्ट दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन था, तो इस तरीके से बल्ब जैसी होती है ये एल्वियोलाई ना, एल्वियोलस जो होते हैं बल्ब की तरह होते हैं। इनके ऊपर ये एल्वियोलर सेल्स हैं जहाँ पे मिल्क बनता है, और ये मिल्क आ जाता है यहाँ पर इन ल्यूमन में, और ये जाके यहाँ पर हर एक एल्वियोलाई में से आके यहाँ पर जमा होता रहता है इस जगह पर। ये मिल्क डक्ट है, और ये कैपिलरीज़ हैं ब्लड मतलब जो इसके चारों तरफ रहती हैं एल्वियोलाई के,
यहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं एल्वियोलस के अंदर, और ये हमारी मायोएपिथेलियल सेल्स हैं जिनके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं। तो जब इनके ऊपर आकर ऑक्सीटोसिन काम करता है तो ये उससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ से ये फिर दूध बाहर निकल जाता है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो मिल्क लेट डाउन को अफेक्ट करते हैं, दूध को अफेक्ट करते हैं? तो जनरली एक जो मिल्क लेट डाउन है एक वेजिटेटिव एक्सपीरियंस है। वेजिटेटिव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि इसे ब्रेन या एनिमल के कंट्रोल में नहीं होता है। उसके अंदर से अगर दूध आना है तो वो मतलब आ ही जाएगा। वो इनवॉलेंट्री एक फंक्शन रहता है कि अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया, वहाँ से अगर सिग्नल गया है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगा है तो एनिमल दूध देगा ही। तो ये उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ये इस तरीके से ये वेजिटेटिव एक्सपीरियंस रहता है। इनफैक्ट एनिमल को मज़ा आता है उसमें। ऑक्सीटोसिन के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, तो वो उसे कामनेस और उस सब का एक एहसास कराते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो फ्राइट और स्ट्रेस होती है ना, फ्राइट का मतलब है एनिमल डर गया है या किसी स्ट्रेस में है, उससे मिल्क का जो इजेक्शन होता है वो इनहिबिट होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस या फ्राइट के दौरान क्या होता है, कैटेकोलामीन्स का रिलीज़ होता है। कैटेकोलामीन्स कुछ दूसरे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी जिसे कहते हैं। तो एड्रेनलिन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है और वो ब्लड के अंदर आ जाता है। उसके आने से मिल्क इजेक्शन कम हो जाता है। और ये कब होता है, फ्राइट या स्ट्रेस की कंडीशन में, जब एनिमल डरा हुआ हो या उसके अंदर स्ट्रेस हो। तो कैटेकोलामीन्स इन टर्न आर थॉट टू एक्ट एट 3 लेवल। तो ये कैटेकोलामीन्स जो होते हैं, एड्रेनलिन इसका मेन हार्मोन है, ये 3 लेवल पे काम करता है और 3 लेवल पे काम करके मिल्क को ब्लॉक कर देता है, मिल्क के इजेक्शन को ब्लॉक कर देता है। पहला क्या करता है, ये सेंट्रली काम करता है बाय ब्लॉकिंग दी ऑक्सीटोसिन रिलीज़। ये ऑक्सीटोसिन को जो ब्रेन में जो पार्ट दिखाए थे मैंने पिट्यूटरी में या जो ब्रेन में होते हैं, वहाँ से रिलीज़ ही नहीं होने देता। ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है, मतलब वहाँ से ऑक्सीटोसिन आ ही नहीं पाता है। तो सबसे पहला तो यही है कि आना ही कम हो जाता है ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद क्या करता है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आर्टरी वॉल्स की। पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी नसें हैं, जो खून की नसें हैं, वो उन्हें कुछ नसें बाहर की तरफ जाती हैं और कुछ अंदर ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। तो जो बाहर की तरफ नसें जाती हैं, जैसे यहाँ पर अगर एनिमल के अडर हैं तो ये भी बाहर की नसों के उसमें आएगा, मतलब एरिया में। तो ये बाहर जाने वाले खून की सप्लाई को कम कर देता है। तो वहाँ पर जब खून ही कम जाएगा उस जगह पर, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीटोसिन भी कम अवेलेबल रहेगा वहाँ के मायोएपिथेलियल सेल के लिए, तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी और दूध नहीं निकल पाएगा। तीसरा क्या करता है कि जितना ये बचता भी है, तो ये मायोएपिथेलियल के सेल के ऊपर जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली जाके एड्रेनलिन बाइंड हो जाता है और ऑक्सीटोसिन को बाइंड नहीं होने देता। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन के ऊपर भी। तो ये 3 तरीके से स्ट्रेस में जो एड्रेनलिन है ये इस तरीके से काम करता है। तो ये आपके मिल्क को या उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करने में सक्षम रहता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि एनिमल डरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए दूध निकालते टाइम। इवन आप उसे लाठी भी नहीं दिखानी है, मतलब डंडा भी नहीं दिखाना है। उन लोगों को नहीं रखना है आसपास जो जिससे एनिमल स्ट्रेस में आ जाए और उसका एड्रेनलिन सिक्रीट हो। तो ये 3 तरीके से एनिमल के मिल्क लेट डाउन को ये अफेक्ट करता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिससे एड्रेनलिन वो कम से कम सिक्रीट हो और हम उसे मैनेज कर पाएँ, हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन ना देना पड़े। तो एक तो टाइमिंग का खूब ख्याल रखें। अगर आप अपने एनिमल की मिल्किंग सुबह 5 बजे करते हैं तो डेली 5 बजे ही आपको करनी चाहिए उसे, मतलब वो तैयार रहना चाहिए। दूसरा एनिमल 5:10 पे करते हैं, 5:15 पे करते हैं। तो इस तरीके से टाइमिंग का आप जितना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा मिल्क लेट डाउन एनिमल का उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि बॉडी के अंदर ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम्स कहते हैं।
आप भी अगर अपने आप को देखेंगे, अगर आप बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं रात में, तो आपको अपने आप ही 8 बजे भूख लगनी शुरू हो जाएगी। चाहे कुछ भी माहौल होगा, घर में शादी है, किसी की पार्टी है, लेकिन आपका अगर एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि नहीं 8 बजे खाना खाना है, तो आपको उस टाइम भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह को जल्दी उठना है, या जल्दी उठने की, सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं वो, चाहे कितने भी रात में देर से सोए हों। तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। तो अगर आप उसकी टाइमिंग डेली चेंज करेंगे तो एनिमल के मिल्क लेट डाउन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम ही वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि मिल्क को लेट डाउन कराते हैं। दूसरा क्या होता है, स्पेस और लोकेशन, कि एनिमल को आपने कितना स्पेस दिया है और उसकी लोकेशन क्या है। मतलब आज आप किसी खूंटे पे खड़ा करके एनिमल का दूध निकाल ले हो, कल को आपने उसका चेंज कर दिया, किसी और जगह जाके बांध दिया, तो उससे भी एनिमल क्या कहते हैं, स्ट्रेस में आता है। किसी भी तरीके का फियर, मतलब किसी भी तरीके का डर या उसे थ्रेट देना, उसे फ्राइटेंड करना, उसे डराना, वो एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करता है आपके दूध के प्रोडक्शन के लिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आप किसी नए जानवर को ले आए, अपने हर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नया जानवर पुराने जानवरों से डर के रहेगा, क्योंकि वो नई जगह पे आया है, नए लोगों को देख रहा है, आप भी नए हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और आपने देखा भी होगा कि नए एनिमल्स में ऑक्सीटोसिन वगैरह को लोग ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नए एनिमल को हर्ड में रखना ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है। पुराने में एनिमल्स के लिए भी हो जाता है कभी कभी जब वो नए एनिमल देखते हैं। अननेसेसरी नॉइज़ेस, कि आपका अगर फार्म है वो सड़क के आसपास है, बार बार वहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, या फिर मान लीजिए बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, या जनरेटर चल रहा है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो अगर वो अचानक से होती हैं दूध निकालने के टाइम में, तो वो डेफिनेटली मिल्क लेट डाउन के ऊपर या एड्रेनलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगी और ऑक्सीटोसिन के इफ़ेक्ट को कम करेंगी। अगर आप एनिमल को मारते हैं, इवन अगर आप उसे लाठी भी दिखाते हैं या उसे धक्का भी देते हैं, तब भी एनिमल इससे स्ट्रेस में आता है और ऑक्सीटोसिन के इफ़ेक्ट को कम करता है, मतलब एड्रेनलिन उसमें बढ़ेगा। और नए चेहरे या कोई विज़िटर आता है आपका जिस टाइम आप मिल्किंग कर रहे हैं, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है एनिमल की स्ट्रेस के ऊपर। और ऐसा ये बार बार देखा गया है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ऐसे ही मतलब ये यहाँ पर बताया जा रहा है, रिसर्चेज़ में ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो किसी भी टाइप की स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हीट है, ह्यूमिडिटी है, कोल्ड है, सोशल स्ट्रेस है, नए एनिमल्स का पुराने एनिमल्स में मिलाना या उसकी जगह को चेंज करना, तो वो सब एनिमल के जो मिल्क लेट डाउन के जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो स्टिमुलस फ्रॉम काफ एंड प्री मिल्किंग रबिंग ऑफ अडर, अगर उसका काफ नहीं है खासकर भैंस में, तो वो भी मिल्क लेट डाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्योंकि एनिमल क्या करता है ना, एनिमल अपनी आइज़ से भी उसका ब्रेन स्टिमुलेट होता है। जब वो अपने बछड़े को देखता है, उसे सूंघती है भैंस, तो उससे भी उसका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और आगे के लिए मतलब ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। अब ये देखते हैं कि बफेलोज़ इससे इतनी ज़्यादा प्रभावित क्यों होती हैं। अगर बफेलोज़ को देखा जाए तो ये इनहेरेंटली मतलब अपने आप से ही स्लो और हार्ड मिल्कर होती हैं। स्लो और हार्ड मिल्कर का मतलब ये है कि जो मिल्क इंजेक्शन होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन होता है, वो उसका जो रिफ्लेक्स होता है वो बहुत धीरे होता है। मतलब जब बछड़ा उसके थन को छूता है उसके बाद धीरे मतलब वो रिफ्लेक्स चलता है और ऑक्सीटोसिन वहाँ से देर में निकलता है। और जो इसकी टीट स्फिंक्टर मसल होती है वो बहुत टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है। मतलब ऐसा होता है टीट का स्ट्रक्चर इस टाइप से। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, मतलब यहाँ पे ये दूध की वो आ रही है, मतलब डक्ट आती है, यहाँ से दूध आता है, ये बंद रहता है। जनरली ये चीज़ बंद रहती है क्योंकि यहाँ पर मसल्स होती हैं, उसे टाइटली बंद करके रखती हैं। इसी वजह से भैंसों में मैस्टाइटिस भी कमी होती है, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ अंदर ऐसे इतनी जल्दी जा नहीं पाती है क्योंकि टाइटली बंद रहते हैं।
तो ये टाइट होने की वजह से भी भैंसों में जो जो लेट डाउन है मिल्क का वो थोड़ा हार्ड होता है और उसका जो रिफ्लेक्स है वो स्लो है, ऑक्सीटोसिन वगैरह के लेवल भी कम होते हैं। तो नॉर्मल जो मिल्क इंजेक्शन होता है वो 2-3 मिनट के अंदर हो जाता है अगर ऑक्सीटोसिन से हम उसे स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन भैंसों में ये लगभग 10 मिनट तक मतलब इसमें लग जाते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने में और प्रोलैक्टिन रिलीज़ होने में। तो भैंसों के ऊपर हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके अंदर इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन भी कम होती है और वो होते भी स्लो हैं और स्फिंक्टर मसल भी उनकी हार्ड रहती है। और एक चीज़ और है कि भैंसों के अंदर जो मैटरनल बिहेवियर होता है, जो बच्चों को प्यार करने की एक भावना होती है, वो काउस से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी वो बिना बच्चों के या बिना उसके वो दूध उन्हें देना वो काफ़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं उस चीज़ में। और स्ट्रेस भी बफलोज़ में काउस की बनिस्बत ज़्यादा होता है। मतलब वैसे तो हार्ड ही रहती हैं, लेकिन जो सोशल स्ट्रेस होता है, जो कंडीशन होती है जिसमें भैंसों को रखा जाता है, वो थोड़ी सी मतलब उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाती हैं। और मिल्क प्रोडक्शन जो रेट है वो भी कम होता है बफलोज़ के अंदर, और उनका जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा भी होता है, उसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर की ज़रूरत होती है। जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है ना, जैसे ये बताया था कि एल्वियोलाई है ऐसे, तो जब दूध का वॉल्यूम कम रहेगा और वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो इसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगा। गाय के अंदर क्या होता है कि दूध बनता बहुत है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वैसे ही वहाँ पे प्रेशर जो होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दूध एकदम से निकल के आ जाता है। लेकिन भैंसों में ऐसा नहीं होता, तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, दूसरा वो थोड़ा गाढ़ा भी है, मतलब उसके अंदर फैट वगैरह ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ऑक्सीटोसिन का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाता है। ऊपर से हम अगर उसे स्ट्रेस में डाल दें कि आप उसे डंडे मारने लगें, उसे हटाने लगें, धक्का देने लगें, तो वो और भी उसे बिल्कुल ही डाउन कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बाल्टी लेके बैठे रह जाते हैं और भैंस दूध देती ही नहीं है। वो वाली कंडीशन भी आती है। वो तभी आती है कि जब उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे स्ट्रेस में लेके आए हो, आपने उसे डराया हो, है ना। और वो लास्ट की जो स्टेजेस होती हैं, खासकर जब भैंस दूध देना बिल्कुल कम करती चली जाती है, उस टाइम इंजेक्शन की वो फिर ज़्यादा होने लगती है। अगर आपने उसे शुरू से ही प्रैक्टिस करा दी है, मतलब अच्छे से उसे आपने मैनेज किया है, वो आपको पहचानती है, तो फिर इंजेक्शन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। अच्छा, ये एनिमल की हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगर मान लीजिए आप डेली ऑक्सीटोसिन को लगाते रहते हैं बाहर से, तो उसका एनिमल के इफ़ेक्ट पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि एनिमल हैबिचुअल हो जाता है, वो अंदर अपना ऑक्सीटोसिन बनाना बंद ही कर देता है। अगर आप ऑक्सीटोसिन नहीं लगाएंगे तो अगले दिन वो दूध देगा ही नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कब आपको इसे इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि एनिमल उससे हैबिचुअल हो जाएगा। उससे क्या होगा, नॉर्मल मिल्क सिक्रीशन आपका थोड़ा सा इफ़ेक्ट होगा उससे, फिर आपको बार बार ऑक्सीटोसिन का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बार बार आप ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्रिएट होती हैं। जैसे ईस्ट्रस नहीं आएगी प्रॉपरली, उसके साइंस आपको नहीं दिखेंगे। कंसेप्शन रेट कम हो जाता है उन एनिमल्स का, वो ठीक से कंसीव नहीं कर पाते, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। जो प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं उनमें मोर्टलिटी, एम्ब्रियोनिक मोर्टलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और शॉर्ट एंड लैक्टेशन पीरियड, मतलब लैक्टेशन पीरियड कम हो जाएगा। और लैक्टेशन पीरियड क्यों कम होगा? जैसे मैंने बताया कि बाद में ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो ज़्यादा पड़ती है आपको, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप कितना भी उसे ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, आप इतना दूध निकाल ही नहीं पाते, तो वो अपने आप ही ड्राई स्टेज में चला जाता है। अबॉर्शन रेट को बढ़ा देता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आपने मान लीजिए आप नई भैंस लेके आए, उसने आके आपके यहाँ स्ट्रेस की वजह से दूध नहीं दिया और आपने उस पर मेहनत भी नहीं की कि उसे थोड़ा फेमिलियर करते या वो सब करते, तो
तो और आपने तुरंत उसे इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो अब एक तो वो आपके यहाँ जब अब क्योंकि वो तो नॉन प्रेग्नेंट है, वो तो नई भैंस है, अब आपके यहाँ उसे प्रेग्नेंट होना है, तो आपने ऑक्सीटोसिन शुरू कर दिया, तो एक तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगी तो उसका कंसेप्शन रेट अच्छा नहीं होगा। अगर कंसीव हो भी गई किसी तरीके से तो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होगी, मतलब उसका बच्चा बनेगा और वो मर जाएगा, वो दोबारा हीट में आएगी। ये एबॉर्शन भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद, काफ डेथ, और मेस्टाइटिस भी बढ़ जाती है, क्योंकि टीट जो स्फिंक्टर मैंने बताया था जो टीट को बंद रखता है वो भी फिर वो भी ढीला हो जाता है, उसके अंदर से बैक्टीरिया अंदर जाने लगते हैं। तो काऊ की हेल्थ पर या बफेलो की हेल्थ पर इससे काफ़ी निगेटिव असर पड़ता है। और एक स्टडी के अनुसार अगर हम देखें तो ये भी देखा गया है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क लेट डाउन, वो पोस्टपार्टम ओव्यूलेशन को डिले कर देता है। मतलब जो स्ट्रेस आने का टाइम होता है, बछड़ा पैदा होने के बाद से 2 महीने बाद स्ट्रेस आ जानी चाहिए, मतलब विदिन 2 to 3 मंथ स्ट्रेस में एनिमल आ जाना चाहिए, उसे दोबारा प्रेग्नेंट करा देना चाहिए प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें ये जो ओवुलेशन होता है ये डिले हो जाता है। सब ये कितना डिले होगा ये डिपेंड करेगा कि एनिमल की क्या कंडीशन है, आपने कितना उसमें ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल किया है। तो एनिमल की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको। ह्यूमन के ऊपर इसका क्या कंसर्न है, अगर ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम देखें तो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिसर्च की, जो ICMR का इंस्टीट्यूट है, कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो मिल्चिंग बफेलो है उन पर अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब दूध में आता भी है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो हेल्थ के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़े हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसमें ये देखा गया, ये जो रिसर्च हुई इसके ये रिज़ल्ट्स आए कि आप चाहे इंजेक्शन यूज़ करें या ना करें, जो ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन है वो दूध में एक सी रहती है, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में ये जो है वो स्टेबल रहता है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इंटेस्टाइन में ये जाके डाइजेस्ट हो जाता है। तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं पहुंचता है। तो एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डू नॉट इन्फ्लुएंस इट्स कंटेंट इन मिल्क। तो मिल्क के अंदर अगर आप बाहर से ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं तो मिल्क के अंदर उस ऑक्सीटोसिन के कोई रेसिड्यूज़ नहीं आते हैं। जितना ऑक्सीटोसिन वैसे प्रेजेंट रहना है मिल्क में उतना ही रहता है, मतलब नॉर्मली अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी उतना ही रहेगा, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब भी उतना ही रहेगा, और लगाएंगे तब भी उतना ही रहता है। और अगर वो जो होता भी है वो रैपिडली आपका डिग्रेड हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेशन होता है, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो ह्यूमन हेल्थ एडवर्स इफ़ेक्ट इसके कोई नहीं है, लेकिन एनिमल हेल्थ के लिए कंसर्न है। एनिमल हेल्थ, आपके एनिमल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसमें आप इसे इस्तेमाल ना करें। बस ये ख्याल रखें कि अपने एनिमल को जब दूध निकालने वाले हों तो उसे अपने साथ उसे फेमिलियर करें, ठीक है। उसे डराएं ना आप, उसे फियरफुल ना करें, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखें, और अपने एनिमल के साथ जो भी उसका दूध निकालता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करे। उसे नहलाना है तो वही नहलाए, कहीं खूंटे से अलग बांधना है तो वही बांधे। तो अगर इस टाइप से आप मैनेज करेंगे, अपने एनिमल्स का फियर कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको शायद ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ अगर आपने एक आध बार उसे लगा भी दिया, एक आध बार में तो कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे हैबिचुअल बना दिया तो फिर वो आपको काफ़ी मतलब वैसे दूध तो निकल आएगा। और एक भ्रम ये भी है कि ऑक्सीटोसिन दूध को बढ़ाता है, मतलब उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीटोसिन दूध को बढ़ाता नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन उतना ही मतलब जितना एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है वो तो आपको बस निकाल के दे देगा जितना उसने प्रोड्यूस किया है ना। तो इस तरीके से एनिमल को थोड़ा सा आप अपना मैनेज करना सीखें। बाकी ह्यूमन हेल्थ में तो इसका ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। आप तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर हम कोई अच्छे से टॉपिक आप बताइए, कुछ पॉइंट वाइज कमेंट्स में लिखिए कि किन किन उस पर बनाई जा सकती है। वैसे तो मैं खुद भी सोच रहा हूँ, तो ठीक है,
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।